गुड मॉर्निंग। आज ऑनलाइन वीडियो क्लास किरण प्रकाशिकी रे ऑप्टिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 का हम लोग वीडियो 11 लेकर के मिल रहे हैं। आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम 2-3 बातों को रखना चाहेंगे। पहला ये कि कुछ बच्चों का कहना है कि सर आप चैप्टर 8 से ही क्यों स्टार्ट किए हैं, जबकि चैप्टर 1 से आपको स्टार्ट करना चाहिए था। तो हम आपको पहले बता दें कि ये मेरा सोच ये था कि पहले ऐसे चैप्टर को स्टार्ट किया जाए जो कि आप पहले से थोड़ा बहुत उसके बारे में जानते भी हों, क्योंकि वीडियो क्लास के माध्यम से पढ़ना, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ना, ये पढ़ना या पढ़ाना कहें, हम सब के लिए एक नया एक्सपीरियंस रहा है। जितने बच्चे हैं या जो टीचर भी हैं, सब किसी ने भी ऐसी कल्पना नहीं की थी कि क्या ऐसा कोई भी दिन आएगा जिससे हम लोग मोबाइल पर वीडियो बना करके या यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई करेंगे। तो ये हम लोग के लिए एक नया एक्सपीरियंस है। तो हमारा विचार ये था कि हम ऐसे चैप्टर को लेकर के आपके सामने आए जो कि आप पहले से जानते हो और आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। ये सोच करके हमने लाइट आपके सामने रखा, क्योंकि लाइट हम लोग चैप्टर 8 क्लास में भी और 10 क्लास में भी पढ़ चुके हैं, और इसकी वजह से जब हम यहाँ पढ़ेंगे तो कुछ दिन चूंकि पढ़ा हुआ क्लास पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पढ़ने में सुविधा होगी, आसान होगा। और हम अगले चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे अब वीडियो के माध्यम से तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा सुविधा होगा, आसानी महसूस होगी आपको। तो मेन कारण मेरा यही है कि हम ऐसे चैप्टर को लेकर के आपके सामने आए जो पहले से पढ़े हुए हों, जो थोड़ा बहुत आप जानते हो, जिससे कि हम लोग वीडियो क्लास से पढ़ने का तरीका जान सके इतना दिनों में। तो खैर, एक ये तो पहला सवाल था जिसके बारे में हम आपके सामने चर्चा किए। दूसरा एक सवाल ये है कि कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि चैप्टर 8 में सर क्या इतना ही पढ़ना था, या हम कहें कि सर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर कुछ छूट करके हम लोग चल रहे हैं। तो ऐसा बात नहीं है। हम लोग सिलेबस को ध्यान में देते हैं, एग्जाम के प्रश्न पत्र को ध्यान में रखते हैं, पैटर्न को ध्यान में रखते हैं, तब जाकर के पढ़ाई किया जाता है। केवल हम बुक से पढ़ें तो आप देखेंगे, आप अपने सामने 2-3 बुक खोल कर देखिए, हर बुक में अलग अलग पैटर्न मिल जाएंगे, अलग अलग थ्योरी मिल जाएंगे, अलग अलग टॉपिक्स भी मिल जाएंगे। लेकिन जो टॉपिक हमारा सिलेबस का हिस्सा है वो टॉपिक आपको हर बुक में मिलेगा, चाहे वो पतला ही बुक क्यों ना हो। तो बुक लिखने की जो शैली है वो अलग अलग राइटर की अलग अलग एक्सप्लेनेशन होती है। कोई राइटर छोटे छोटे टर्म को भी एक्सप्लेन करके लेके चलते हैं, तो वो बुक हुआ। लेकिन चूंकि हम लोग को क्लास पीरियड में पढ़ना है तो हम लोग एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखकर चलते हैं। तो आप जो पढ़ाया जा रहा है क्लास में, उस टॉपिक को बुक में पढ़ सकते हैं या क्लास के माध्यम से पढ़ सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट ये आ रहा है कि कुछ बच्चे को कहना है कि सर जिनके पास मोबाइल नहीं है, या सर हम मोबाइल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, जो क्लास में वीडियो में पढ़ा रहे हैं, क्या वो पढ़ाई क्लास में स्टार्ट होगा कि नहीं होगा? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके बारे में कोई नहीं कह सकता, क्योंकि ये परिस्थिति कितने दिन चलेगी इसके बारे में कोई नहीं जानता, ना आप जानते हैं ना हम लोग जानते हैं। ये परिस्थिति बहुत जल्द यदि कंट्रोल में आ जाए तो स्वाभाविक सी बात है, हम लोग सारा चैप्टर क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन यदि आप घर पर बैठे हुए हैं और आपको वीडियो क्लिप बना करके मिल रहा है तो पढ़ने में प्रॉब्लम क्या है? हम और हमारे जैसे बहुत से शिक्षक सभी बच्चों की परेशानियों को देखते हुए इतना मेहनत कर रहे हैं जिससे कि आप उसका लाभ उठा सकें। तो आप घर पर पढ़िए। यदि ये क्लास दोबारा भी पढ़ाई होगा जब ऑफलाइन क्लास में, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपका पढ़ा हुआ चीज़ दोबारा पढ़ाया जाएगा तो आसान ना होगा। आखिर घर पर आप बैठे हुए हैं, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि क्लास में होगा या नहीं होगा। वो तो भविष्य की बात है। भविष्य में जो होगा उसको क्यों अभी सोचना? अभी जो पढ़ाई चल रहा है उसको पढ़िए, दोबारा पढ़ेगा तो दोबारा पढ़ लीजिएगा, क्या प्रॉब्लम है? तो इस सब बेवजह सवालों के उलझन में आप ना पड़े। जो पढ़ाई का तरीका दिया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, उस पर मेहनत करें, क्योंकि वीडियो के माध्यम से पढ़ना कहीं ना कहीं सभी बच्चों के लिए एक नया एक्सपीरियंस है और कहीं ना कहीं परेशान भी कर रहा है। बहुत से सवाल ऐसे हैं जो बच्चों के सामने उलझने पैदा कर रही हैं और टीचर से सवाल पूछने का मौका नहीं मिल पा रहा है। क्लास का एक अलग अनुभव होता है,
स्वाभाविक सी बात है, क्लास में पढ़ना एक अलग एक्सपीरियंस देता है। हम लोग का भी पढ़ाने का तरीका, हम लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम ही बोलना पड़े, क्योंकि वीडियो का लेंथ छोटा हो जाना है, बड़ा हो जा रहा है, ये भी हम लोग को ध्यान देना है। खैर, हम लोग जो है अब कुछ पढ़ाई पर ध्यान देंगे, लेकिन आज जो बातें बताई गई हैं इसको आप समझें, ध्यान दें और पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम लोग पिछला क्लास में पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में हम लोगों ने दर्पण से परावर्तन देखा, समतल दर्पण से परावर्तन देखा और परावर्तन के नियम, परावर्तन के प्रकार। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश की परावर्तन में हमने क्या बताया था कि प्रकाश किरण जब किसी माध्यम से टकरा करके लौट आती है तो उसका माध्यम में परिवर्तन नहीं होता, केवल रास्ता में परिवर्तन होता है, पथ में परिवर्तन होता है। यानी बिना माध्यम में परिवर्तन किए प्रकाश का अपने पथ से विचलित हो जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन है। लेकिन प्रकाश का अपवर्तन क्या कहता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से हट जाती है, अपने रास्ते से हट जाती है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ध्यान दीजिएगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो रास्ते से हट जाती है, यानी माध्यम बदल गया। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो माध्यम बदल गया, साथ ही साथ रास्ता भी बदल गया। प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो माध्यम बदल गया, साथ ही साथ रास्ता भी बदल गया। यानी माध्यम में परिवर्तन के साथ साथ पथ में भी परिवर्तन हुआ। माध्यम में भी परिवर्तन हुआ, पथ में भी परिवर्तन हुआ। तो बहादुर, माध्यम में परिवर्तन के साथ प्रकाश का अपने पथ से विचलित हो जाने की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। माध्यम में परिवर्तन के साथ प्रकाश का अपने पथ से विचलित हो जाने की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। जब प्रकाश किरण, आप जानते होंगे, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर भागती है, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है? यानी प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो रास्ता क्यों चेंज कर देती है? प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपना रास्ता क्यों चेंज कर देती है? क्योंकि अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। यही कारण है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। यानी प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है? तो हम जानते हैं कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। यही कारण है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। यही प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण है। यहां पर हम आपको समझाने की कोशिश करें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो माध्यम बदल जाता है, रास्ता बदल जाता है, वेग बदल जाता है। आपने खुद सुना कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। तो रास्ता बदल जाता है, माध्यम बदल जाता है, वेग बदल जाता है, तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है यह कि माध्यम में परिवर्तन के साथ कौन सी राशि अपरिवर्तित होती है, कौन सी राशि चेंज नहीं होती है, तो वो राशि है आवृत्ति। यानी प्रकाश के अपवर्तन क्रिया में कौन सी राशि में परिवर्तन नहीं होता है, कौन सी राशि अचर होती है, कौन सी राशि नियत होती है, तो वो राशि है आवृत्ति। माध्यम परिवर्तन के साथ आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो माध्यम में परिवर्तन के साथ प्रकाश का अपने पथ से विचलित हो जाने की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर जाती है, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है।
प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। यही कारण है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अभी तक हम लोगों ने इतना जाना। अब हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में हम लोग बात करें। प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में हम लोग बात करें बहादुर, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम थे। पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऐसा हमने दो नियम प्रकाश के परावर्तन में बताया था। अब हम प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम के बारे में बात करें तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, इस वर्ड को नोटिस कीजिएगा, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए। तो ये जो रंग लिखा हुआ है इसको हम दूसरे वर्ड में भी कह सकते हैं कि दिए गए तरंगदैर्घ्य के लिए, यानी दिया गया तरंगदैर्घ्य हो गया, यानी तरंगदैर्घ्य फिक्स हो गया तो कलर भी फिक्स हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग कलर के तरंगदैर्घ्य अलग अलग होते हैं। तो यदि हमारा तरंगदैर्घ्य फिक्स होगा तो कलर फिक्स हो जाएगा, या कलर फिक्स होगा तो तरंगदैर्घ्य फिक्स हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी सेंटेंस आप चला सकते हैं। दिए गए तरंगदैर्घ्य के लिए या दिए गए प्रकाश के लिए, प्रकाश के रंग के लिए आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन, कोज्या मतलब कॉस, ज्या मतलब साइन। तो आपतन कोण की ज्या यानी आपतन कोण का साइन एवं अपवर्तन कोण की ज्या यानी अपवर्तन कोण का साइन का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियत होता है। इसी नियतांक को हम अपवर्तनांक कहते हैं और इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। फिर से एक बार, आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहा जाता है। इसे ही स्नेल का नियम भी कहा जाता है। यानी स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम से प्राप्त होता है। यानी ध्यान दीजिएगा बहादुर, आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई, आई हो गया आपतन कोण साइन, बटा अपवर्तन कोण की ज्या यानी अपवर्तन कोण आर और उसका साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। साइन आई बटा साइन आर बराबर कांस्टेंट। यही हमारा प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है, या हम कह सकते हैं यही हमारा स्नेल का नियम है। और ये जो नियतांक है, जो कांस्टेंट है, यही हमारा अपवर्तनांक होता है। यानी हम कह सकते हैं कि साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू म्यू। यानी यदि प्रकाश फर्स्ट माध्यम से सेकंड माध्यम में जाएगा तो हम लिख सकते हैं 1 म्यू 2, यानी साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू 1 म्यू 2। तो उतना ज्यादा दूर नहीं जाना, आप बस इतना ही जानिए कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू या साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं, आपतन, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दिए गए तरंगदैर्घ्य के लिए आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये हमारा आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। कुछ बच्चों की कंफ्यूजन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि सर आर से परावर्तन कोण होगा कि अपवर्तन कोण होगा। बहादुर, ABCD से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हमारा ऐसा इस तरह की कंडीशन होगा तो आर हमारा अपवर्तन कोण होगा, और यदि परावर्तन की घटना होगी तो वहां आर हमारा परावर्तन कोण होगा। इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हम बात करें भी से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, भी से कुछ नहीं होता। ये तो डिपेंड करता है कि इसका इस्तेमाल कहाँ है। भी से विभव भी हम लिख सकते हैं, भी से वेग भी लिख सकते हैं, भी से वोल्टेज भी कर सकते हैं, भी से आयतन भी कर सकते हैं। ये तो डिपेंड करता है कि इसका यूज कहाँ है। जैसा यूज होगा, जिस जगह पर यूज करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। ABCD से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस चीज को जरूर नोटिस कीजिएगा। अब हम लोग अपवर्तनांक के बारे में बात करेंगे। अपवर्तनांक क्या है? जैसा हमने बात किया कि आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है और यही नियतांक अपवर्तनांक होता है।
तो अब हम लोग अपवर्तनांक के बारे में विस्तार से जानेंगे और तब हम लोग प्रकाश के अपवर्तन पर पुनः आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा अपवर्तनांक के बारे में। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो सारी बातें आपको बुक में लिखा हुआ या कॉपी में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि इन सब का इस्तेमाल आगे होने वाला है। अगली वीडियो या उसके अगले वीडियो जो देखेंगे आप तो उसमें बातों का इस्तेमाल होने वाला है, तो ध्यान रखिएगा। अपवर्तनांक क्या है? तो शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य कहें, निर्वात कहें, वायु कहें, क्योंकि वायु शून्य और निर्वात का एसेंस एक ही माना गया है हम लोग के यहाँ सिलेबस में। तो शून्य में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल एवं माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है। इस वर्ड को ही नोटिस कीजिएगा। शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर अपवर्तनांक। शून्य में प्रकाश की चाल बटा माध्यम प्रकाश की चाल बराबर अपवर्तनांक। किसका अपवर्तनांक? तो इसी माध्यम का अपवर्तनांक। इस चीज को नोटिस कीजिएगा आप लोग। शून्य में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर माध्यम का अपवर्तनांक। एग्जाम्पल से समझिए। शून्य में प्रकाश की चाल बटा जल में प्रकाश की चाल बराबर हो जाएगा जल का अपवर्तनांक। शून्य में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल बराबर होगा कांच का अपवर्तनांक। इसी को नोटिस जरूर कीजिएगा। शून्य में प्रकाश की चाल बटा जल में प्रकाश की चाल बराबर जल का अपवर्तनांक। शून्य में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल बराबर कांच का अपवर्तनांक। इस चीज को जरूर नोटिस कीजिएगा कि माध्यम कौन सा है। यहां जो भी माध्यम होगा हम उसी के अपवर्तनांक की बात करेंगे। तो शून्य प्रकाश की चाल हो गया C सिंबल और माध्यम प्रकाश की चाल हो गया V बराबर हो गया अपवर्तनांक म्यू। यही हमारा अपवर्तनांक हुआ। इस बात को जरूर नोटिस कीजिएगा कि माध्यम का अपवर्तनांक, जो माध्यम यहां रहेगा उसी का अपवर्तनांक वहां होता है। तो म्यू बराबर C बाई V। तो ऊपर भी चाल है नीचे भी चाल है, तो ऊपर का मात्रक मीटर पर सेकंड, नीचे का भी मात्रक मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड कट जाएगा, यानी अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक एकमात्र संख्या होती है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, यह एकमात्र संख्या होती है। हम लोग अपवर्तनांक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे कि अपवर्तनांक से रिलेटेड कुछ बिंदु क्या है, कुछ प्रमुख पॉइंट्स क्या हैं। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा ये होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले तो हम लोग अपवर्तनांक एक बार फिर सुने। शून्य में प्रकाश की चाल एवं माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है जिस माध्यम की आप बात कर रहे थे। अपवर्तनांक बराबर शून्य प्रकाश की चाल बटा माध्यम प्रकाश की चाल, म्यू बराबर C बाई V। चूंकि ऊपर भी चाल है नीचे भी चाल है, इसीलिए अपवर्तनांक का कोई मात्रक एवं बीमा नहीं होता है, यह एकमात्र संख्या होता है। अब हम अपवर्तनांक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करें तो वायु का अपवर्तनांक, फिर वही बात हम बात कर रहे हैं, वायु कहें, शून्य कहें, निर्वात कहें, वायु का अपवर्तनांक सबसे कम 1 होता है। अब यहां पर 3 ऑब्जेक्टिव, इस लाइन में 3 ऑब्जेक्टिव हो गया। वायु का अपवर्तनांक सबसे कम 1 होता है, तो इस लाइन में 3 ऑब्जेक्टिव हो गया। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1 होता है। सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? तो वायु का होता है। और वायु का अपवर्तनांक सबसे कम कितना होता है? तो 1 होता है। तो वायु का अपवर्तनांक 1 होता है। सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? वायु का होता है। और सबसे कम अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1 होता है। यानी याद रखिएगा अपवर्तनांक का मिनिमम वैल्यू 1 होगा, यानी 1 से कम किसी का अपवर्तनांक हो ही नहीं सकता। 1 से कम अपवर्तनांक नहीं होता है, यानी किसी का नहीं होता। मिनिमम अपवर्तनांक 1 होगा। फिर से एक बार, सबसे कम अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1। सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? वायु का। और वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1 होता है।
इसलिए हमने बोल दिया एक ही लाइन में कि वायु का अपवर्तनांक सबसे कम 1 होता है। इसी प्रकार हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक 2.42 होता है। तो इसमें भी 3 ऑब्जेक्टिव हो गया। पहला ऑब्जेक्टिव, सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा का। सबसे अधिक अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। और हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42। तो आपने नोटिस किया कि अपवर्तनांक सबसे कम वायु का होता है, सबसे अधिक हीरा का होता है। सबसे कम 1 होता है, सबसे अधिक 2.42 होता है। यानी यहां पर आपको लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मिला कि अपवर्तनांक का वैल्यू 1 से लेकर 2.42 तक होगा। 1 से कम नहीं होगा, 2.42 से अधिक नहीं होगा। याद रखिएगा, अपवर्तनांक का मान 1 से कम नहीं होता है, 2.42 से अधिक नहीं होता है। वायु का अपवर्तनांक सबसे कम 1, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक 2.42 होता है। अगला पॉइंट है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा वो सघन माध्यम होगा, डेंसर मीडियम। जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा वो सघन माध्यम होगा, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा वो विरल माध्यम होगा। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं, क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग एग्जांपल को। हमारे पास कुछ एग्जांपल है, वायु, जल, कांच और हीरा। वायु का अपवर्तनांक 1 होता है, जल का अपवर्तनांक 1.33, कांच का अपवर्तनांक 1.52 होता है, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हमारे पास 4 एग्जांपल लिखा हुआ है। यदि हम वायु और जल एक जोड़ी की बात करें तो इन दोनों में कम अपवर्तनांक किसका है? वायु का। इसलिए इन दोनों में वायु विरल माध्यम हो गया, जल सघन माध्यम हो गया। यदि हम जल और कांच की बारे में बात करें तो जल का अपवर्तनांक कम है और कांच का अपवर्तनांक अधिक है। इसलिए जल हमारा विरल माध्यम कहलाएगा, कांच हमारा सघन माध्यम कहलाएगा। यदि हम कांच और हीरा के बारे में बात करें, कांच और हीरा के बारे में, तो कांच का अपवर्तनांक 1.52 है, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। तो हीरा का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से अधिक है, इसलिए हीरा सघन माध्यम होगा, कांच विरल माध्यम होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। जिसका भी अपवर्तनांक कम होगा वो विरल माध्यम होगा, और जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा वो सघन माध्यम होगा। इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप अभी तक ये भी समझ गए होंगे कि वायु से कम अपवर्तनांक किसी का नहीं होता। यानी वायु से जब कम किसी का होता ही नहीं, इसीलिए वायु विरल माध्यम होगा हमेशा के लिए। वायु से कम किसी का नहीं होता, इसलिए वायु हमेशा विरल माध्यम के रूप में ही इस्तेमाल होता है। और हीरा से अधिक अपवर्तनांक किसी का नहीं होता, इसलिए सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा के होने के कारण हीरा हमेशा सघन माध्यम के रूप में इस्तेमाल होगा। हीरा जब भी इस्तेमाल होगा सघन माध्यम के रूप में इस्तेमाल होगा, क्योंकि हीरा से अधिक अपवर्तनांक किसी का नहीं होता है। हम लोग अगले पॉइंट के बारे में समझेंगे। तो अपवर्तनांक से रिलेटेड हम जो पॉइंट पढ़े, एक बार फिर से हम लोग रिपीट करें कि सबसे कम अपवर्तनांक वायु का होता है, 1 होता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है, 2.42 होता है। जिसका अपवर्तनांक कम होता है वो विरल माध्यम होता है, जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है वो सघन माध्यम होता है। तो वायु से कम यदि किसी का होता ही नहीं, इसीलिए वायु हमेशा विरल माध्यम होता है। हीरा से अधिक किसी का नहीं होता, इसलिए हीरा हमेशा सघन माध्यम होता है। अगला पॉइंट है कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। सघन माध्यम में वेग कम हो जाता है, विरल माध्यम में वेग अधिक हो जाता है। हमेशा सघन माध्यम में वेग घटेगा और विरल माध्यम में वेग बढ़ेगा। ये तो स्वाभाविक सी बात है, हम लोग के आसपास में भी देख। सघन का मतलब होता है भीड़ भाड़ वाला इलाका, घना इलाका। तो यदि आप बाइक से जा रहे हैं, घना इलाका में जाइएगा, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाइएगा, तो स्वाभाविक सी बात है आपका वेग घट जाएगा। लेकिन यदि आप खाली इलाके में जाइएगा, सुनसान वाले इलाके में जाइएगा, विरल माध्यम में जाइएगा, तो आपका बाइक का रफ्तार स्वाभाविक है बढ़ जाएगा।
सुनसान इलाके खाली इलाकों में रफ्तार बढ़ जाता है, यानी विरल माध्यम में वेग बढ़ जाता है, और भीड़ भाड़ वाले इलाके में सघन माध्यम में वेग घट जाता है। तो हम लोग इसके आगे जो है अगले वीडियो में बात करेंगे। फिर से एक बार बता रहे हैं, क्योंकि ये तो स्वाभाविक सी बात है कि ऑफलाइन क्लास जो हम लोग पढ़ते हैं क्लास में, उसमें और इसमें अंतर तो जरूर होगा, क्योंकि हम सबके लिए एक नया अनुभव है। फिर भी आप लोग कोशिश करें, हम लोग भी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छा तरह से बताया जा सके। तो आप लोग मेहनत करें, घर पर जब भी बैठ रहे हो वीडियो को एक बार नहीं 2 बार 4 बार देखें। हो सके तो वीडियो को देखते समय आप हेडफोन का इस्तेमाल करें, जिससे आपका कंसंट्रेशन बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।